अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान को जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हीरो बनने की जो अपॉर्चुनिटी दी थी, उसको पाकिस्तान ने कैश तो कराया है, लेकिन एक अंदर खाने पाकिस्तान के अंदर एक जख्म आए हैं कुछ। देखें, इस्लामाबाद में जब जेडी वैंस आते हैं तो पूरा इस्लामाबाद अमेरिकन फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया था और पाकिस्तान की फोर्सेस पे भरोसा नहीं था। जब ईरानियन डेलीगेशन आता है पाकिस्तान, तो वो उसकी सिक्योरिटी पूरी पाकिस्तान फोर्सेस कर रही थी। उनको किसी और से खतरा नहीं था, उनको अमेरिकन से ही खतरा था कि कहीं अमेरिकन इनको मार वार ना दें, उठा के ना ले जाएं। क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिकन की कोशिश होगी कि ईरानी डेलीगेशन को उठा के ले जाएं या मार दें या कुछ कर दें। तो उनकी सिक्योरिटी तो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन जेडी वांस की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस पे भरोसा नहीं किया गया था और टोटल सिक्योरिटी अमेरिकन फोर्सेस कर रही थी। बाकायदा अमेरिका से पूरी टेक्नीशियंस की टीम आई थी, पूरा टेक्नोलॉजी का सामान आया था जो कि बम डिस्पोजल के लिए या जैमिंग डिवाइसेस के लिए, एयरक्राफ्ट के कोई मतलब ऊपर से कोई मिसाइल ना आ जाए, हर चीज़ पाकिस्तान की, उस पर भरोसा नहीं किया गया था। अमेरिका के 9 एरोप्लेन्स में चीज़ें आई थी और ऑलरेडी आपको पता है कि CIA का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में आज से नहीं पिछले 50 सालों से ऑपरेट कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क अगर अरबियन गल्फ के बाद कहीं अमेरिका का है तो वो पाकिस्तान के अंदर है, वो नज़रों में नहीं आता। आपको पता है कि शमसी एयरबेस पाकिस्तान का ऑलरेडी अमेरिका आज से नहीं, मुशर्रफ के ज़माने से टेक ओवर किया हुआ है और वो टोटल अमेरिका के ऑपरेशंस में चलता है। ऐसे में पाकिस्तान पे भरोसा ना करके पाकिस्तान, हालांकि बेइज्जत तो उनकी होती है, बेइज्जती जिनकी कोई इज्जत हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने फील किया। और जब जेडी वांस का प्लेन वापस जाता है पाकिस्तान से, तो उसकी सिक्योरिटी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कर रहे थे। अमेरिकन एयरफोर्स ने उसको पूरे अपने घेरे में लिया हुआ था और उसको लेके जा रहे थे। जबकि ईरानियन जब वापस डेलीगेशन जा रहा था तो उसकी सिक्योरिटी पे पाकिस्तान एयरफोर्स के एक दो नहीं, दर्जन भर एयरक्राफ्ट लगाए गए थे। तो वो भी एक तो पाकिस्तान का नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान डिड नॉट लाइक अमेरिकन एटीट्यूड, और अमेरिका ने भी ये पसंद नहीं किया कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पाकिस्तान दे रहा था ईरानियन डेलीगेशन को कि कोई मौका लग जाता कि डाल देता हवाई जहाज़ के ऊपर एक मिसाइल लग जाता और कह देता कि तालिबान ने मारा है या फलां ने या ढुमकान ने किसी और के ऊपर डाल देते। दूसरा एक चीज़ जो नोटिस की गई ना, वो ये थी कि जेडी वांस से मिलने के लिए जब पाकिस्तान का डेलीगेशन गया, जिसमें आसिम मुनीर और इसाक डार और मोहसिन नकवी थे, तो बाकायदा उनको सिक्योरिटी गेट के उसमें से गुजारा गया और उनकी तलाशियां ली गई। ये पिक्चर तो ऑफ कोर्स AI से बनी हुई है, लेकिन बाकायदा उनकी तलाशियां ली गई थी, भरोसा नहीं किया गया था। इवन जब जेडी वैंस शहबाज शरीफ से मिलता है तो भी मेक श्योर किया गया था कि कोई इनके पास हथियार नहीं है। क्योंकि देखें, ये जो पाकिस्तान का इस्लामिस्ट माइंडसेट है ना पाकिस्तानियों का, इससे इनको बहुत ख़तरा है। इनको पता है कि इनके अपने पुलिस वाले ने इनके अपने गवर्नर पंजाब शहबाज गवर्नर सलमान तासिर को कत्ल कर दिया था। अपने पुलिस वाले ने सलमान तासिर को कत्ल कर दिया था ब्लास्फेमी के उसमें। तो ये लोग पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करते, ख़ास तौर पे इनका जो इस्लामिक माइंडसेट है ना, तो वो धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे किसी का भी कत्ल कर सकते हो और कोई भरोसा नहीं है। ये लोग सोचते हैं, अमेरिकन ने ये सोचा कि इन पाकिस्तान की हायरार्की में कौन प्रो ईरान है और ईरान से इतनी मोहब्बत करता है कि वो जेडी वांस को फारिग ना कर दे। तो ये चीज़ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको अंदर खाने बहुत खुटकी है, और इसीलिए पाकिस्तान ने जब जेडी वांस यहाँ था तो एक बिलो द वार भी कुछ बिलो द बेल्ट भी वार हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया, जो कि ज़ाहिर है सबको पता है कि ISPR के डिक्टेशन पे चलता है, उन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम चलाए
जो कि एंटी अमेरिका और इस तरह की चीज़ें थीं। अब जैसे ये नजम सेठी, किसको नहीं पता कि ये आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, आर्मी की ही चीज़ें चलाती है। ये हर प्रोग्राम कहता है कि मेरी चिड़िया ने मुझे खबर दी है, तो इसकी चिड़िया जीएचक्यू से ही चलती है, ठीक है ना। इसने अभी एक प्रोग्राम किया जब जेडी वंस पाकिस्तान में था, जिसमें वो कहता है कि मेलिना ट्रम्प जो है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की बीवी, वो एप्स्टाइन की रखेल थी। और बाद में एप्स्टाइन ने ही इसको ट्रम्प से इंट्रोड्यूस कराया था और फिर ट्रम्प से इसकी शादी हुई। वो जो मलिना ट्रम्प है वो एक इजरायली एजेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प को ब्लैकमेल करती है और नेतन्याहू के ऑर्डर्स फॉलो करवाती है। अजीज़ दोस्तों, देखें, मलिना ट्रम्प के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी ये आरोप लगा रहा है कि वो एप्स्टाइन की रखेल थी और फलान ढुमकान। उस पर मलिना ट्रम्प ने 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट आके दिया खुद प्रेस के सामने। उसने कहा कि मैं कभी भी एप्स्टाइन की दोस्त तक नहीं रही, पब्लिक में कभी उससे मुलाकात हो जाती थी तो हो जाती थी, मुझे डोनाल्ड ट्रम्प से एप्स्टाइन ने नहीं मिलाया। मेरी डोनाल्ड ट्रम्प में किसी एक और पार्टी में मुलाकात हुई थी और उसके बाद मैंने डोनाल्ड ट्रम्प से शादी की थी। मेरा एप्स्टाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कभी रहा है, ना मैक्सवेल से रहा है। जो कि देखें, एप्स्टाइन जो है ना, वो एक अय्याश आदमी था जो इंतहाई गिरी हुई हरकतें करता था। मुख्तलिफ मुल्कों से छोटी छोटे बच्चों को लाता था, ख़ासतौर पर छोटी छोटी लड़कियों को, और उनके साथ एक घिनौना सेक्सुअल का नेटवर्क चलाता था। और दुनिया भर के अमीर अय्याश लोग उसके आइलैंड पे आते थे। जो उसने एक छोटा सा आइलैंड ख़रीदा था जिस पे इसने एक, जैसे जन्नत, मुसलमानों ने जन्नत का नक्शा खींचा, वैसी एक जन्नत बनाई हुई थी जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ टॉर्चर किया जाता था, सेक्सुअल टॉर्चर किया जाता था, और ये अमीर लोग उधर आते थे। उसमें डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी आ रहे हैं, और अब वो जो एप्स्टाइन फाइलें रिलीज़ हुई हैं उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें कई फ़ोटोज़ उन्होंने एप्स्टाइन की मलिना ट्रंप के साथ लगाई भी हैं। लेकिन आजकल एआई का भी दौर है, कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती। तो कम से कम पाकिस्तान को, वो भी नजम सेठी जैसे लेवल का, जो आर्मी का एक तरह से अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो प्रोग्राम करता है, तो ये पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा अमेरिका को मज़ा चखा रहा है। वैसे भी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, और टेररिस्ट स्टेट किसी के पीस नेगोशिएशंस करवाए ये जहन में नहीं आता। ये हमारे दोस्त हैं डेविड वैंस, जो कि ब्रिटिश हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और यह है कि उन्होंने अभी ये बात की थी पाकिस्तान में जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उस पर। Right. So Pakistan has positioned itself as a key mediator. How credible and effective is Islamabad in this role? Yeah. Well, that's another problem I've got with this, because the fact that Pakistan, which I consider to be a terrorist state, has somehow positioned itself as the sort of the neutral arbitrator, I find that very, very strange. I mean, if they wanted to have a neutral arbitrator, it could have been India. I don't understand why it's Pakistan. So that's another reason that I'm very distrustful of this, of these talks. It's being held in the wrong place, and in many regards on the wrong principles. So if a positive outcome happens, I mean, what is a positive outcome, you might equally ask? Is it just to say, let's have a form of peace and abandon the Iranian people who rose up and were slaughtered in their thousands? Is that a positive outcome? I don't think so. So I've got major questions with this one. And also, just as it legitimizes Pakistan, which shouldn't be legitimized, in my view anyway, just as it does that, it also gives Iran a credibility, which it shouldn't have. I mean, the Iranian machine has been smashed into 1,000 pieces over the past 5 weeks, but now Iran is suddenly holding global oil to ransom, and the Americans want to negotiate, and I don't think they should be negotiating. I just don't believe that. तो अजीज़ दोस्तों, मामलात ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान
मजबूर हो ना जब आदमी, भिखारी हो, डिपेंडेंट हो दूसरों के ऊपर, तो फिर नाजायज़ चीज़ें भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप छोटा मोटा वो बर्दाश्त करते हैं, ब्लैकमेलिंग। और ये है कि आप चाइना की भी अंडर में हैं, क्योंकि चाइना की भी आपको नाजायज़ जायज़ हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप सऊदी अरब कंट्रीज़ के भी मोहताज हैं और आप अमेरिका के भी मोहताज हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ऐसे में जिक्र आया है चाइना का ही, तो देखें चाइना की जो डेवलपमेंट है ना, उससे अमेरिका काफ़ी डरा हुआ है। मैं लफ्ज़ डरा हुआ इस्तेमाल करूँगा, और वाकई डरा हुआ है। देखें चाइना जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, नज़र ये आ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी दुनिया में, 2030 तक पूरी दुनिया की 45% मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा होगा। और इसीलिए अमेरिका ने अभी जो ऐलान किया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट करेंगे और किसी शिप को नहीं गुजरने देंगे, तो ये सारी प्लानिंग चाइना को भी रोकने के लिए है, क्योंकि चाइना डिपेंडेंट है ऑयल पे, अरबियन गल्फ के और वेनेजुएला पे, और वो रास्ते अमेरिका ने ब्लॉक कर दिए हैं। अब चाइना अल्टरनेट एनर्जी की तरफ ज़रूर जा रहा है, और अल्टरनेट एनर्जी में चाइना ने बड़ी तरक्की की है। जैसे कि सोलर पावर जनरेशन है, 2023 में चाइना दुनिया में नंबर 1 पे था, 584 TWH, ये कोई फिगर है जो कि मतलब उसमें माना जाता है। अमेरिका का 238 है, इंडिया का 113 है, चाइना 584 है। और चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल भी डोमिनेट किया हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना के पास है, 9.9% है चाइना के पास पूरी दुनिया का, और 75.7 KT चाइना के कंट्रोल में है रेयर अर्थ मिनरल, दुनिया का आधे से ज़्यादा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चाइना ने बड़ा डेवलप किया है। दूसरा चाइना है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत आगे है। मतलब 2008 में देखें चाइना का नेटवर्क क्या था रेलवे का, और 2020 में चाइना का रेलवे नेटवर्क क्या है। और अगर आप देखें तो चाइना की जो स्टील प्रोडक्शन है, स्टील कंजम्पशन है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना कर रहा है। मतलब आप ये देखें कि 1 बिलियन टन चाइना ने स्टील वो क्या है, बाकी पूरी दुनिया जितना इस्तेमाल कर रही है उससे कहीं ज़्यादा अकेला चाइना इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेड में देखें तो पूरी दुनिया में सन 2000 में चाइना की ट्रेड, जो रेड नज़र आ रहे हैं ना ऊपर, वो सऊदी अरब, ईरान, थोड़े बहुत अफ्रीकन कंट्री। और 2020 में देखें तो पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब। और अब जिस हिसाब से कनाडा के अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, यूके और यूरोप के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि और ज़्यादा चाइना का डेवलपमेंट होगा। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है चाइना की रोबोटिक्स। देखें आगे के ज़माने में जैसे ड्रोन और रोबोट्स की जो नज़र आ रहा है कि वो होगा, पूरी दुनिया जितने रोबोट पैदा कर रही है उससे डबल चाइना अकेला पैदा कर रहा है। और ये रोबोट चाइना आगे जंगों के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहा है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में और रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चाइना इतना आगे जा चुका है कि बाकायदा पूरी मिलियंस ऑफ रोबोट्स की एक फ़ौज तैयार करेगा। एयरक्राफ्ट इतने तैयार कर रहा है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसमें कोई पायलट नहीं होता,
वो इतने तैयार कर रहा है कि आगे की जंगों में चाइना एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगा। और ये सारी जो मैं चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसलिए है कि अमेरिका को इस मामले में चाइना से डर लगने लगा है कि अगर चाइना को ना रोका गया तो आगे पूरी दुनिया को चाइना रूल कर रहा होगा 10, 15, 20 साल में। और इसी वजह से ये जो और चाइना की इस सारी जो डेवलपमेंट है उसमें ऑयल, गैस और ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसका बड़ा रोल है। और उसको रोकने के लिए अमेरिका ये सारे खेल खेल रहा है, क्योंकि चाइना का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ना एनर्जी रिसोर्सेज का, वो वेनेजुएला, रशिया और ईरान था। और वो अब मामला नज़र आ रहा है कि अमेरिका की ये जो पॉलिसीज़ हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की, वो देखें डोनाल्ड ट्रंप को लाया ही इसीलिए किया है इसी कंडीशंस पे, वरना डोनाल्ड ट्रंप का आने का चांस कम था कि जिस हिसाब से अमेरिकन पहले टर्म में इसने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन डीप स्टेट से पंगे लिए थे और उनके साथ क्लैश वाली पोजीशन रखी थी। उसके बाद लग नहीं रहा था कि अमेरिकन डीप स्टेट इसको आने देगी, लेकिन जब ये जीता तो हम हैरान थे कि अमेरिकन डीप स्टेट हार कैसे गई, कि अमेरिका में कभी भी कोई प्रेसिडेंट डीप स्टेट की इजाज़त या डीप स्टेट की मर्जी के बगैर नहीं जीता, तो ये कैसे आ गया। फिर इसके बाद जो इसने अपने रंग दिखाए तो हमें नज़र आ रहा है कि जब अमेरिका की डीप स्टेट जब कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहती है ना दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में, देखें डोमेस्टिक अमेरिकन इलेक्शंस पे लोगों का वोट होता है, डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं आता, वो उनका लोकल मसला है। और ज़्यादातर अमेरिका की स्टेट्स जो है ना वो डोमेस्टिक पॉलिसीज चलाती हैं, टैक्सेशन हो या कोई और चीज़ हो। मेन चीज़ होती है फॉरेन पॉलिसी। आप देखें जब इन्होंने 9/11 कराना था और अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद, सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो पहला इलेक्शन होता है उसमें जॉर्ज बुश हार गया था, अल गोर जीता था, सबको पता है। लेकिन फिर वही एक स्टेट फ्लोरिडा की थी शायद, जिसमें जॉर्ज बुश का भाई जेफ बुश गवर्नर था, वहाँ के रिजल्ट्स मैनिपुलेट करा के जॉर्ज बुश को जिताए गए। अल गोर ने काफ़ी शोर मचाया था, लेकिन अल गोर के कान खींच के बिठा दिया था कि चुप बैठ जा। बाद में पता चला कि 9/11 होता है, फिर अमेरिका अफ़गानिस्तान पे अटैक करता है, इराक जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था इन सारी चीज़ों से, 9/11 से वो कुछ, इराक पे अटैक होता है। फिर जॉर्ज बुश को 8 साल तक दुनिया में मेजर इश्यूज क्रिएट किए गए। जॉर्ज बुश के बाद लाया गया ओबामा को, एक ब्लैक अमेरिकन को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना एक नामुमकिन सी चीज़ लग रही थी, लेकिन वो एक एजेंडा के तहत आया। उसने उस जॉर्ज बुश की जंगों को आगे बढ़ाया, लीबिया तक गया, सीरिया, आईसिस क्रिएट की गई, एक नई तालिबान जो उस एरिया में क्रिएट की गई, पूरी दुनिया का सत्यानाश किया गया। फिर आया एक डोनाल्ड ट्रंप, वो आउट ऑफ बॉक्स आ गया इनके लिए, अमेरिकन डीप स्टेट के इशारे पे नहीं चल रहा था, वो उन जंगों को वाइंड अप कर रहा था। उसने अफ़गानिस्तान के साथ नेगोशिएशन शुरू किए, तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान में अमेरिका को निकालने के लिए नेगोशिएशन बिल्कुल एंड तक आ गए थे 2020 में। इसी तरह आईसिस के साथ, और वो जंगों को वाइंड अप कर रहा था, वो डीप स्टेट की मर्जी के खिलाफ था। तो फिर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा था, उसको हराया गया और बाइडेन को लाया गया जो कि एक मुर्दार था, जो किसी काम का ही नहीं था, और उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी फारिग थी, कमला हैरिस। डीप स्टेट अपनी पॉलिसीज चलाती रही, लेकिन तालिबान के साथ इतने ज़्यादा नेगोशिएशंस आगे चल गए थे और इनको डीप स्टेट को भी लगा कि अब अफ़गानिस्तान में 20 साल से लग के $2 ट्रिलियन लगा के हमारे को कुछ मिला नहीं, छोड़ो जान छुड़ाओ। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप को लाया गया है। तो ये सारा एक घन चक्कर है ना जो चलाया गया है ना, वो अमेरिका की डीप स्टेट के द्वारा चीज़ें चलाई गई हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।